इतिहास पाठ 15, जिसका नाम है भारतीय संविधान का निर्माण। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि संविधान क्या होता है, संविधान कहते किसे हैं। तो संविधान कानून का लिखित दस्तावेज को कहते हैं। कानून के लिखित दस्तावेज को हम संविधान के नाम से जानते हैं। संविधान कानून का वह दस्तावेज है, कानून का वह लिखित किताब है जिसमें वर्णित बातों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर, सूचनाओं के आधार पर किसी देश के शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। संविधान शासन का आधारभूत स्तंभ होता है। विश्व के जितने भी देश हैं, सभी देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए वहां की जनता के द्वारा एक संविधान का निर्माण किया जाता है या करवाया जाता है, क्योंकि संविधान के अभाव में उस देश में शासन नहीं, अराजकता हो जाएगा। क्योंकि जो राजा होगा वह तानाशाह बन जाएगा और अपने मन के अनुकूल जब उसको जैसी इच्छा होगी उस प्रकार के शासन व्यवस्था को चलाना क्या कर देगा, प्रारंभ कर देगा। हमारे भारत में प्रारंभ में राजतंत्रीय व्यवस्था थी, लेकिन जब अंग्रेजों का आगमन इंडिया में होता है तो अंग्रेजों के आगमन के साथ ही राजतंत्रीय व्यवस्था पर प्रहार होता है और अलग अलग गवर्नर जनरल ने भारत में अपने साम्राज्य को बड़ा करने के लिए अलग अलग नीतियों को अपनाता है। इस क्रम में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, डलहौजी की हड़प नीति, जिसे राजलय नीति नहीं के नाम से जानते हैं, या कुशासन के आरोप लगाकर भी अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारत के कई राज्यों को क्या किया था, जीत कर अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का क्या किया था, काम किया था। अंग्रेजों के शासनकाल में हमारे भारत पर जो शासन चलते थे वह ब्रिटेन के नियम, कानून, कायदे के अनुसार चलते थे। इंग्लैंड में जैसा नियम था उसी प्रकार का नियम हमारे भारत में भी अंग्रेज थोपने का या लागू करने का क्या करते थे, प्रयास करते थे। उसमें कुछ कानून तो ठीक था, शायद जिसे सह पाना सक्षम था भारतीय, लेकिन कुछ ऐसे भी कानून हैं जिसे बर्दाश्त कर पाना संभव नहीं था। लेकिन वह हम इंग्लैंड के उपनिवेश थे, उसके द्वारा दिए गए, लागू किए गए सारे रूल को फॉलो करने के लिए मजबूर थे। और इंग्लैंड विश्व का ऐसा देश है जहां का संविधान आज तक लिखा हुआ नहीं है, परंपराओं पर आधारित वहां के कानून है। क्या लिखा हुआ मतलब संकलित नहीं किया गया है। ऐसे ही जब जैसा कानून बना उसको निर्णय दे दिया और उसको पन्ना को कैसा, आप लोग हम बार बार टेस्ट लेते हैं तो उस पन्ना को संभाल देते हैं कि पिछले का टेस्ट का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ऐसे ही ये कर दिया गया है। एक संविधान सभा बना करके लिखा नहीं गया। राजतंत्र है, एक ही अपराध के लिए अलग अलग प्रकार की सजाएं कई बार जनता को झेलना पड़ता था। भारत के लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ और भारत में संवैधानिक विकास के प्रक्रिया की शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ होता है। खैर हमें वहां नहीं पढ़ना है, हमें थोड़ी पॉइंट यहाँ अपने इतिहास के दृष्टिकोण से लेके चलना है। भारत में राष्ट्रवाद जब चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, गांधी भी अंत में डू और डाई का नारा दे दिए, करो या मरो का नारा दे दिए। मोहम्मद अली जिन्ना 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग करने लगा। 2 सितंबर 1946 को ब्रिटिश संसद ने एक अंतरिम सरकार, 7 सदस्यों वाली अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा किया। वहां भी मुसलमानों की संख्या कम थी, जिन्ना के सपोर्टर की संख्या क्या थी, कम थी। जिन्ना और बौखला जाते हैं और सरकार को प्रत्यक्ष कार्रवाई का धमकी दे देते हैं। इस बौखलाहट के कारण उधर इंग्लैंड में चुनाव होता है। इंग्लैंड में 2 राजनीतिक पार्टियां हैं, पहले भी चर्चा कर चुका हूं। पूंजीपतियों के पार्टी जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी है और जो आम जनता, किसान, मजदूर की जो पार्टी है उसको लेबर पार्टी के नाम से जानते हैं। हमने कल कहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल
जो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे, लेकिन भारत की आजादी की घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री का नाम क्लेमेंट एटली, जो लेबर पार्टी के नेता थे। चुनाव प्रचार में इन्होंने वादा किया था भारतीय जनता से, इंग्लैंड की जनता से भी वादा किया था, यदि हम सत्ता में आएंगे तो भारत की सत्ता को भारतीयों के हाथ में क्या कर देंगे, मतलब सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे। और इसी सत्ता के हस्तांतरण करने के लिए जरूरी था कि भारत का संविधान बन जाए। तो भारत के संविधान को बनाने के लिए इंग्लैंड के 3 सदस्य, कितने सदस्य, एक को मिलाकर एक योजना पेश किया, नाम था कैबिनेट मिशन योजना। मार्च 1946 ईस्वी में 3 सदस्यों वाली, कितनी सदस्य वाली, 3 सदस्यों वाली कैबिनेट मिशन योजना इंडिया में आया था। ये जो 3 सदस्य थे वह इंग्लैंड के संसद के कैबिनेट मंत्री थे, मतलब मंत्रालय के क्या थे, अध्यक्ष थे। जिस डिपार्टमेंट का उन्हें मंत्री बनाया गया था उस डिपार्टमेंट के वह क्या थे, चीफ थे। इसमें एक था सर पैट्रिक लॉरेंस, सर पैट्रिक लॉरेंस। यह भारत सचिव के पद पर थे। इस पद पर भारत सचिव के पद पर थे। हमने कहा था 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पद को खत्म कर दिया गया। और यह भी हमने कहा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा गठन किया गया था। उस दोनों पद को क्या कर दिया गया, समाप्त करके, और उस दोनों पद को मिलाकर एक नया पद का सृजन किया गया जिसका नाम क्या था, भारत सचिव। दूसरा था एबी अलेक्जेंडर। ये थे क्या, नौसेना मंत्री थे। क्या थे, नौसेना मंत्री थे, मतलब सेना में क्या थे, बड़े पदाधिकारी, सेना के सबसे बड़े अधिकारी थे, नौसेना मंत्री थे। और तीसरा थे स्टेफर्ड क्रिप्स। तीसरा कौन थे, स्टेफर्ड क्रिप्स। ये क्या थे, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, या क्या थे, बोर्ड ऑफ ट्रेड के क्या थे। क्योंकि ये जो तीनों सदस्य थे इंग्लैंड के संसद के कैबिनेट मंत्री थे, इस कारण इन तीनों के नेतृत्व में जिस आयोग का गठन किया गया, इस आयोग का ही नाम दे दिया गया कैबिनेट मिशन योजना। लेकिन जो योजना बनाया गया, इस योजना का अध्यक्ष किसे मान लिया गया, क्योंकि हर प्लान का, हर आयोग का एक प्रेसिडेंट होता है जो पूरे नेतृत्व करने का क्या करता है, काम करता है। तो इस योजना, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष किसे बनाया गया, और इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही आपको बता दें कि जुलाई 1946, इसको अगस्त भी जोड़ सकते हो, जुलाई अगस्त 1946 में 10 लाख की आबादी पर, मतलब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से क्या कराया गया, चुनाव कराया गया। इसी कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का गठन करने के लिए हुआ कि भारत के संविधान को भारत की जनता ही लिखे। लेकिन संपूर्ण जनता तो संविधान को नहीं लिख सकती है ना, वो तो संविधान क्या, वो सभी में अराजकता होगा, हर दिन संघर्ष होगा। नहीं, अगर 1 बाई 1 खड़ा होकर बात करना शुरू कर दे तो उस समय भी लगभग 40 करोड़ आबादी थी देश की, लगभग, और वार्तालाप कभी खत्म नहीं होगा, डिस्कस कभी खत्म नहीं होगा। तो वो 10 लाख की आबादी पर एक तय किया गया, एक प्रतिनिधि का चुनाव करे। हाँ, चुनाव में जनता ही हिस्सा ले।
वो भी कौन जानता जो सक्रिय हो, टैक्स देता हो। सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, जान लेंगे आप। पहले वही टैक्स देता था जो सरकार को एक निश्चित धनराशि कर के रूप में अदा किया करता था। चुनाव खैर हो गया। चुनाव के बाद जितने सदस्यों का चुनाव हुआ, नवंबर 1946 में उन सारे सदस्यों को मिलाकर एक संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन कब हुआ? नवंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का क्या होता है? गठन होता है, निर्माण होता है। और संविधान सभा का जब गठन हो जाता है तो गठन हो जाने के बाद 9 दिसंबर 1946 को कहां? दिल्ली के संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में, दिल्ली के संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा में जितने सदस्य निर्वाचित हुए थे सबने तो हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन 210, कई जगह 211 भी कर देता, कई जगह 208 भी कर देता है, लेकिन मान 210 सदस्यों ने क्या लिया था? हिस्सा लिया था। इन 210 सदस्यों में जब हिस्सा लिया तो किसी भी सभा को संचालित करने के लिए एक अध्यक्ष की जरूरत होती है, भले वो टेम्पररी ही क्यों न हो। बिना अध्यक्ष के सभा का संचालन कुशलता पूर्वक क्या होगा? नहीं हो पाएगा। तो इस सभा में इन 210 लोगों में जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग थे, सबसे अधिक वरिष्ठ थे, वो अपने बिहार के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अपने बिहार के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस सभा के सबसे वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति थे। तो सभी लोगों ने सर्वसम्मति से 9 दिसंबर 1946 के तारीख को संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी उसके अध्यक्षता करने का दायित्व डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को दे दिया गया। मतलब संविधान सभा के पहले बैठक के अध्यक्ष कौन बने? और इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि 2 दिनों के बाद 11 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या बना दिया गया? अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अब सवाल उठा, जब संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष इन्हें बना दिया गया तो संविधान बनाने वाली सभा का नाम क्या पड़ा? संविधान सभा। भारत के संविधान को निर्माण करने वाली सभा का नाम क्या है? और इस संविधान सभा का गठन कब हुआ? नवंबर 1946 में। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो इस संविधान सभा में सदस्य कितने थे? तो विचार किया गया, अगर अब कुल सदस्य की बात करें तो विचार किया गया कुल सदस्यों की संख्या 389 होगी। संविधान सभा जो बनाने वाली सभा थी उसमें तय किया गया कि अगर 10-10 लाख आबादी को हम अनुमान लगा ले तो 10-10 लाख आबादी पर 389 ने कहा लगभग 40 लाख के आसपास जनसंख्या थी उस समय, सॉरी 40 करोड़। तो सबको जोड़ा जाता। हाँ, तो प्रश्न है कि जनसंख्या 10 लाख पर एक था, तो इस आधार पर 389 जनगणना में बच्चा को नहीं जोड़ेंगे हम क्या? जनगणना में हमारे देश के बाद जो हम मतदाता भले ही कम होगा लेकिन जनगणना में तो सबको जोड़ा जाएगा ना। जैसे भारत की आबादी भले ही 1.35 करोड़ है, राइट? ठीक है, जो भी हो, 1.25 करोड़ 1.25 करोड़ है ना इंडिया की आबादी। क्या इन 1.25 करोड़ मतदाता है? 90 करोड़ ही मतदाता है। लेकिन जनगणना में तो सबकी होगी, बच्चा हो या बूढ़ा हो, वोट देने वाला हो या ना हो, तो इंडिया का नागरिक हो ना। तो 389 सदस्यों का चुनाव होना था। मुस्लिम लीग ने
कैबिनेट मिशन योजना के तहत किए जाने वाले चुनाव का और गठन किए जाने वाले संविधान सभा का भी क्या किया था, बहिष्कार किया था। और इन सदस्यों में एक ऐसा देशी रियासत था हैदराबाद, जो संविधान सभा के निर्वाचन में हिस्सा ही नहीं लिया, भाग ही नहीं लिया। उसका कहना था कि हम तो पाकिस्तान के साथ जाने वाले, हम तो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं। नहीं, स्वतंत्र रहने की बात नहीं किया था। स्वतंत्र रहने की बात हरि सिंह ने कहा। अब ये तीनों की कहानी पॉलिटिकल तो 2 दिन के बाद आ ही रहा है, वहां तो चलेगा ही। वहां प्रश्नों की संख्या कम होगी, थोड़ा सा लेक्चर ज्यादा होगा। उम्मीद है आप सबको समझ में आएगा, और इतिहास से जुड़ा हुआ है तो और समझ में आना ही चाहिए। तो हैदराबाद ने हिस्सा क्या किया था, नहीं लिया था। इन 389 सदस्यों का वर्गीकरण किया गया था। ये जो 389 सदस्य थे, इनका वर्गीकरण किया गया था। पहला था देशी रियासत, क्या था, देशी रियासत। दूसरा था ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, 3 भागों में। इसमें देशी रियासत की संख्या कितनी थी, 93। ब्रिटिश प्रांत के कितने थे, 292। और कमिश्नरी क्षेत्र के वो था 4। इन तीनों को जोड़ देते हैं आप हैं तो 389 सदस्य क्या होते हैं, आ जाते हैं। संविधान सभा का जब चुनाव हुआ तो संविधान सभा के चुनाव में कुल मिलाकर के कांग्रेस को, चुनाव तो हुआ लेकिन चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हम बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, तो कांग्रेस पार्टी को 208 सीट मिला। जितना सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी उसमें से 208 जगह पर कांग्रेस ने चुनाव को क्या कर लिया, जीत लिया। मतलब 292 प्लस 4 296 होता है ना। इस 296 में से, मतलब 296 में से कितना पर, 208 पर। चूंकि यहां तो देशी रियासत के लिए फिक्स था, यहां तो कांग्रेस जा नहीं सकता था कि जा सकता था। तो 292 प्लस माने 296 में से 208 कौन ले गया, कांग्रेस। मुस्लिम लीग ने सब जगह पर प्रतिनिधि खड़ा किया था। और इस 296 में से खड़ा कराया था, इसमें से लीग मात्र 73 सीट मिला। वो तो पहले ही बौखलायल था, धमकी देले था कि भारत को बांट दो, यहां से चले जाओ, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान। पहले से पाकिस्तान का डिमांड चल ही रहा था। अंतरिम सरकार का घोषणा 2 सितंबर 1900 हो गया। वहां भी 7 सदस्यों में मुसलमानों की आबादी, इनके पार्टी के लोगों की संख्या क्या थी, कम थी। ये तो बौखलाहट था ही, धमकी दे दिया, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान। चुनाव का रिपोर्ट आया थी, आग में और घी का काम किया कि 296 में से 208 ओकरा मिल गई, हमारा तो 73 को हुआ। मतलब भारत में रहेंगे, सीधी सी बात, नोट पर रुपया हमारा आने वाला, फोटो आने वाला में से क्या है। हम बोला सब चाल उनका क्या था कि गांधी का फोटो कागज के नोट पर न छपे, हमर छपे। हाँ, जिन्ना का, हालांकि पाकिस्तान के रुपया उन्हीं का फोटो है, मोहम्मद अली जिन्ना कहीं। हालांकि जब नोट छपा इंडिया में पहली बार तो गांधी का फोटो नहीं था, जान ले। आप सबके जन्म के मात्र 5-7 साल पहले ही भारत के कागज के नोट पर महात्मा गांधी का फोटो आया है, 96 में। हाँ, 96 में ऐसा नियम बदलने का हुआ था, 98 में इसको लागू कर दिया गया। 98 से अशोक स्तंभ को हटाकर, क्योंकि हमें याद है कि जब बैंक में कभी कभी जाया करते थे तो बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारी छाट के लाओ, उस समय तो बैंक वाले लोग और दादागिरी फेंक दे, नहीं जमा होगा। काहे नहीं जमा होगा भाई, इसलिए नहीं जमा होगा कि गांधी पर फोटो वाला अलग करो, अशोक स्तंभ वाला क्या करो, अलग करो। हमको टाइम नहीं कि हम छाटे, आप छाट के दीजिए तो जमा कर लेगा। तो वहां पर चेंजिंग हुआ था, अशोक स्तंभ को हटाकर गांधी को लाया गया। तो यहाँ पर लीग को सदस्य मिला। इसके अलावा जो भी सीट बच जाता है, साम्यवादी दल और कुछ स्वतंत्र पार्टियां थी, 1-1 सीट सबको मिला था। अलग अलग पार्टियों को 1-1 सीट का हुआ था, कुछ निर्दलीय भी एक आदमी को क्या हुआ था, इसमें जीता था।
अपनी निर्बल स्थिति को देखकर, कमजोर स्थिति को देखकर क्या हुआ, विरोध किया। विरोध इतना बढ़ गया कि कल के क्लास में हमने कहा था कि 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना पेश कर दिया, जिसको 3 जून योजना कहो तब या लॉर्ड माउंटबेटन योजना कहो। तो इसी योजना के तहत भारत के विभाजन की क्या कर दी गई, घोषणा कर दी गई। और भारत के विभाजन की घोषणा कर दी गई तो संविधान सभा का भी पुनर्गठन किया गया। क्या किया गया, संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। इसमें से कुछ लोग तो पाकिस्तान में चले गए ना, तो पाकिस्तान में चले गए तो 389 सदस्यों वाली, मतलब सीधा कर दे कि पाकिस्तान के विभाजन की घोषणा के साथ ही 389 सदस्य था। कितना था, कितना रह गया, 324 घटा दो 5 6, मतलब 65। इससे संख्या क्या घट गया, 65 घट गया। मतलब संविधान सभा में से 65 लोग क्या हो गए, छिटक गए। कहां चले गए, पाकिस्तान के लिए जो अलग संविधान सभा बना वहां चले गए। अब सवाल है, संविधान सभा बन गया, हमने कहा कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और आपको बता दें 13 दिसंबर को, कब, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी क्या पेश किए, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया और आज के ही तारीख से संविधान लिखाना क्या हो गया, शुरू कर दिया। उसके बाद इसमें लगभग 14 या 15 महिला सदस्य भी थी। 15 महिला सदस्यों की संख्या, अगर हम महिला की बात कर लें तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। इसमें श्रीमती सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गा देशमुख ज्यादा महत्वपूर्ण थे। वो बढ़ चढ़कर इसमें क्या लिया था, हिस्सा लिया था। अब संविधान बनाने के लिए अनेक सारे समितियां बनाई गई, क्योंकि केवल संविधान सभा होगा तो काम हौच पौच की स्थिति बन जाएगी। तो 324 सदस्य बच जाते हैं। हालांकि 324 में भी और भी घटते हैं। मात्र 324 में से 296 ही सक्रिय रहे। बात समझ गए, 324 में से कई गो सक्रिय सदस्य मात्र 296 ही रहे। इन 296 सदस्य ही संविधान निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई। और इन 296 सदस्यों को मिलाकर अनेक सारी क्या बनी, समितियां बनी। अनेक सारी समितियां बनी ताकि अलग अलग समिति को अलग अलग दायित्व, जिम्मेवारी सौंप दी जाएगी। तो अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी पूर्वक क्या करेंगे, निर्वहन करेंगे। और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे तो संविधान बनाने में परेशानी नहीं होगी। इन अनेक सारी समितियों में जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वह थी प्रारूप समिति। कौन थी, और प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे, तो 6 + 1, मतलब कुल सदस्य कितने थे, 7 सदस्य थे। 7 सदस्य में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के क्या थे। कल संजोग की बात है, कल उनकी जयंती है। हाँ, प्रारूप समिति का हमने यहाँ लिखा, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। और आज 13 तारीख है ना, सॉरी 12 है, परसों है, मतलब गुरुवार को 14 अप्रैल को उनकी क्या है, जयंती है। प्रारूप समिति, जिसे हिंदी में मसौदा समिति, इसी को हम मसौदा समिति और अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं। संविधान की रूपरेखा, संविधान का डिजाइन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के देखरेख में प्रारूप समिति ने तैयार किया। इसलिए संविधान के पिता की बात करते हैं तो हम भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। लेकिन संविधान के लिखा किसने, याद रखेंगे, जनता ने। भारत के संविधान को लिखा किसने,
भारत की जनता ने लिखा, क्योंकि लिखा है प्रस्तावना का पहले का लाइन है, उसमें लिखा है हम भारत के लोग। और आपको बता दे संविधान की प्रस्तावना को किसने लिखा है? तो नेहरू ने लिखा है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को कौन तैयार किया है? तो पंडित नेहरू ने तैयार किया है। कई बड़े बड़े एक प्रशासनिक अधिकारी थे, BN राव, सलाहकार के पद पर थे। कौन? BN राव। ये संवैधानिक सलाहकार थे, बहुत बड़े अधिवक्ता वकील थे। इस समय पर क्या देते? सलाह देते थे। उन्हीं सलाह मशवरा के आधार पर संविधान को लिखा जाता था। विश्व के 60 देशों का, कितने देशों का? 60 देशों का अवलोकन किया हमारे संविधान निर्माताओं ने। विश्व के 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया और नियम था जिस देश के संविधान में जो अच्छी बातें इनको लगती थी उसे लिख लेते थे और ला करके संविधान सभा में बहस होती थी। एक नहीं, हर मुद्दा पर 3-3 बार बहस, 3-3 वाचन होते थे। और बहस के बाद जो बात लोगों को समझ में आता था उसको लिख लिया जाता था, और जो बात समझ में नहीं आता था उसे क्या कर दिया जाता था? साइड कर दिया जाता था। बस समझ गए? तो 60 देशों का इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव अगर पड़ा है तो ब्रिटेन का पड़ा है, उसके बाद अमेरिका का। सबसे ज्यादा उपबंध ब्रिटेन और अमेरिका से लिया गया है। ऐसे कहिएगा तो 395 में से 321 को अनुच्छेद तो 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। इसलिए कुछ विद्वान भारत के संविधान पर आलोचना करते हैं। क्या कहते हैं? कि ये उधार का थैला है, भानुमति का पिटारा है। अगर हमसे कहा जाए, उतना लंबा मुंह तो मेरा नहीं है जितना कि हमारे महापुरुषों का काम है, लेकिन हम कहते हैं कि बिना दिमाग के लोगों का सभा था। एक लाइन में, हाँ, संविधान सभा बिना दिमाग के लोगों का सभा था। क्योंकि जब सब चीज अपना था तो 321 को अंग्रेजों वाला क्यों ले लिया? नहीं अच्छा लगा। आज की स्थिति में गड़बड़ा गया, जाके देख लीजिए। IPC CRPC अंग्रेजी ने बना दी, वही आज तक लागू चल रहा है। अंग्रेजी ने 1858-1862 में IPC CRPC बना दिया कि आज तक हमारे भारत के विद्वानों में अपने देश की कानून संहिता तैयार करने की क्षमता नहीं है। और कहते नहीं, बहुत बड़े बड़े विद्वान है। हाँ, उस समय अच्छा था, तो अब उसमें संशोधन की जरूरत है। तो हम किनको कहें? सब देश का दौरा किए और दौरा करने के बाद 10 को लाइन वहां से ले ली तो पूरा ही कहे कि तो अंग्रेजी वाला। हम नहीं, हम विद्वानों की बात। उन्होंने कहा उधार का थैला है, भानुमति का पिटारा है। ये 64 लाख रुपया जो खर्चा हुआ खा पी गैस मौज में उड़ा दिए इन लोगों ने। हाँ, चाय पानी में। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हमको लगा, खूब मस्ती किए। नहीं, अभी तो आप लोगों को पता नहीं चला है ना। ये वकील लोग इसी कमजोरी के एक छेद, अनुच्छेद, छोटा छोटा छेद में फंसा के आम जनता को ठग रहा है, बेवकूफ बना रहा है। सही बोल रहा हूं? लिखा है बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। 90% कहानी मैं आपको बता रहा हूं बिना वारंट के गिरफ्तार करता है। 8 बजे रात के बाद गिरफ्तार नहीं करना है, 8 बजे रात के बाद करता है। पुलिस जो गाड़ी चेक करते हैं, नियम है, फटकी में नहीं चेक करना है, फटकी में करके आपको बेवकूफ बनाता है। बदलाव की जरूरत है। नॉलेज नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। खैर जो हो, हम अपने महान पुरुषों के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम लोगों ने, मेरा ये कहना है, एक आदर्श नागरिक होने के नाते ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन इन लोगों को 1935 का अधिनियम के 321 अनुच्छेद नहीं जोड़ना चाहिए। देखना चाहिए कि अब अंग्रेज का शासन है, भारत बदलेगा। उनको जानना चाहिए कि राजनीति में आने वाले लोगों के लिए कम से कम शैक्षणिक योग्यता जोड़ देना चाहिए। पढ़ा लिखल रहेगा तब ना समझेगा कानून को। कोनो जितना चोरू चक्का है सब बन गया है, बड़े बड़े मंत्री के पद पर आ गए हैं, अंगूठा छाप से बन गया है। इसे क्या पता, डेफिनेशन नहीं पता कानून का क्या है, जनता को क्या परेशानी होती है पता नहीं है, उनको तो तकलीफ नहीं होता है।
खैर जो हो, हमको इससे मतलब नहीं है। 64 लाख रुपया खर्चा हुआ, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में हमारा संविधान बन गया। और संविधान को 26 नवंबर 1949 को बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। इसलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? और इस दिन 15वां अनुच्छेद को लागू भी कर दिया गया। भारतीय संविधान को, हाँ, मौलिक अधिकार और नागरिकता से संबंधित संविधान संशोधन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ 15वां अनुच्छेद को यहाँ लागू भी किया गया। मतलब भारतीय संविधान को 26 नवंबर को क्या कर लिया गया, अंगीकार कर लिया गया। लेकिन इसे पूरा पूरा लागू नहीं किया गया। क्यों ना लागू किया गया? तो आपको मैं पढ़ाया हूं 13 या 14 पाठ में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1930 में पहली बार 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाया था। और 1930 से ही हर साल 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस लोग मनाते आ रहा था। तो संविधान सभा के लोगों ने कहा कि 26 जनवरी का महत्व बरकरार रहे, वह तारीख अविस्मरणीय है। 26 नवंबर को न लागू करके 2 महीना के बाद 26 जनवरी को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की लास्ट बैठक हुई। और हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसी दिन संविधान पर सिग्नेचर हुआ। और इसके 2 दिन के बाद मतलब 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, संविधान लागू हो गया। और हम क्या बन गए, गणतंत्र बन गए। गणतंत्र होने का मतलब हुआ कि हमारे देश का जो अध्यक्ष होंगे, जो संवैधानिक प्रधान होंगे, वह कोई खानदानी व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि जनता के द्वारा चुना गया क्या होगा, प्रतिनिधि होगा। गलत कि सही? और अपने भारत में पहली बार चुनाव 1952 में हुआ। यहीं से पॉलिटिकल साइंस हमारा क्या होता शुरू हो जाता है। 1952 में संविधान ये हुआ, संविधान बन गया। तो जो संविधान सभा का कोई महत्व अब नहीं रहा हुआ कि भंग कर दिया जाए। तो संविधान सभा का भंग नहीं किया गया, मतलब संविधान सभा को संसद में बदल दिया गया। उसका नाम क्या कर दिया गया, संविधान सभा का नाम ही क्या कर दिया गया, संसद। चूंकि संविधान सभा के अध्यक्ष हमारे बिहार के माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो संविधान सभा का अध्यक्ष होने के कारण 26 जनवरी 1950 को मतलब किसको, राजेंद्र प्रसाद को क्या माना गया, राष्ट्रपति चुना नहीं गया, मनोनीत किया गया। संविधान सभा ने चुन लिया तो राष्ट्रपति तो बन गए, पीएम कौन बनेगा? तो हमारे भारत में पहली बार पीएम के बाद 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इस अंतरिम सरकार का जब गठन किया गया तो संविधान सभा का चुनाव तो हो ही गया था। यहाँ पर सब लोगों ने हुआ, यही लोग मिलकर चुन ले पीएम कौन बनेगा। 3 लोग खड़ा हुए। चुनाव तो जुलाई अगस्त में हो गया था, सब तो चुना गए थे ना, मिलते तो सब थे ही। कौन बनेगा, उन लोगों ने आंतरिक बात किया तो 3 गो आदमी खड़ा हुआ कि हम पीएम बनेंगे तो हम बनेंगे। बात समझ गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, मतलब 3 आदमी पीएम पद के लिए 3 उम्मीदवार खड़ा हुए। एक नेहरू, दूसरा कौन, पटेल, और तीसरा कौन, कृपलानी। गांधीवादी विचारधारा के भी थे। सबसे ज्यादा वोट नंबर 1 में इनको मिला, नंबर 2 में इनको मिला, नंबर 3 में इनको मिला। संविधान सभा के सारे नेता, 2/3 से ज्यादा लोगों का मन था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही भारत का क्या बने, प्रधानमंत्री बने। मालूम है कांग्रेस की स्थिति गड़बड़ा रही है। इसके पीछे कारण है, कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस परिवार का जो लोग चाहा वही हुआ है। पॉलिटिकल पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि नेहरू के विरुद्ध टंडन जी अध्यक्ष बन गए तो नेहरू टंडन को कुछ ही दिनों बाद पद से त्याग पत्र देना पड़ा। सरदार पटेल के विरोध में खड़ा हो गए थे, नंबर 1 आ गए थे, इस संजोग से 50 में मर गए, नहीं तो नेहरू जी कुछ करवा देता हूँ। खरा विरुद्ध में मुंह का उठा दिया तो गुलाब खोज के चलते थे, कोई कम नहीं समझिएगा। सही बोल रहा हूँ?
हाँ, लोग कहता है, लेकिन मैं इसको खुलासा नहीं कर पाऊंगा। कई लोग कहा हमें कि शायद इनका लॉर्ड माउंटबेटन की जो पत्नी थी उनसे बड़ा इनका लगाव ज्यादा था, लेकिन इस बात को मैं मानने को तैयार नहीं। उनसे मित्रता थी इनकी और इसके कारण भी इनको सपोर्ट ज्यादा मिला। खैर जो हो, नेहरू गांधी के आशीर्वाद से 2 सितंबर 1946 को भारत के पहली बार प्रधानमंत्री बने और 2 सितंबर 1946 से लेकर 27 मई 1964 तक, मतलब कई बार 4 बार भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे। कई बार यूपीएससी में पूछा गया है कि सबसे अधिक बार प्रधानमंत्री कौन बना, तो अलग अलग लोग अलग अलग बात करते, लेकिन सब जान लो कि सबसे अधिक बार, अधिक अवधि तक 46 से जोड़ेंगे हम। संविधान बनाने के लिए अनेक सारी समितियां बनी, पहले भी चर्चा हो चुकी है। अब संविधान बना तो बात हुआ निर्वाचन प्रणाली की, बात आ गई। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा आ गया था सांप्रदायिकता, क्योंकि अंग्रेजों ने 1909 के पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया था। मुसलमानों को मिल गया तो अन्य जाति के, अन्य धर्म के लोग भी संविधान सभा में हल्ला बोल करने लगे कि हमें भी मिलना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी बात यह थी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य ही नहीं थे, उसमें उनका कोई हस्तक्षेप नहीं था। पृथक निर्वाचन पर सरदार पटेल, पृथक निर्वाचन का सरदार पटेल ने जबरदस्त विरोध किया था और कहा कि पृथक निर्वाचन राजनीति के लिए जहर के समान होगा। आप आज मुसलमानों को दे रहे हो, कल सिख मांगेगा, परसों ईसाई मांगेगा, जैन बौद्ध सब मांगेगा। गलत सही, कितना बंटवारा करो, देश को तो खंड खंड में तोड़ देगा। गोविंद बल्लभ पंत ने भी पृथक निर्वाचन का विरोध किया। भाई सीट सुरक्षित कर दो, लेकिन पृथक निर्वाचन क्या करो। गोविंद बल्लभ पंत ने तो कहा कि अल्पसंख्यक यदि पृथक निर्वाचन लेकर के अपने आप को सेफ चाहता है तो नहीं, वो गलत कर सोच रहा है उसका, क्योंकि पृथक निर्वाचन उसको अलग कर देगा, छाटिए देगा, और उसका विकास क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। गलत सही। जैसे अगर बुरा ना माने तो मैं एक बात बोल दूं, दलितों को आरक्षण देकर हम और ज्यादा कमजोर कर दिए हैं। इस बात को सुदामा आप स्वीकार लेंगे, थोड़ा सा हम सिद्ध करके दिखाऊंगा। नहीं, हम ऐसे ही बोला हूं, अन्यथा नहीं लेंगे, स्वीकार इसलिए करेंगे कि यहाँ पर जिनको भी आरक्षण 90% लोग दे, हमारा ये दिन नंबर तब पास हो जाए, इस कारण वो मेहनत कम करता है। और कुछ ऐसे भी 10% दलित है जो परीक्षा से जुड़े हुए हैं, जो इतना मेहनत करता है कि जनरल का सीट पर चल जाता है। 90% के पिछड़ने के ही कारण उसके दिमाग में सेट हो गया कि नहीं हम तो कम मेहनत करेंगे तो कम नहीं। उनको ये सोचना चाहिए कि हमको जनरल का सीट लेना, बराबरी करना है, टक्कर लेना है। और ये सोच बाबा साहब ने कहा था कि आरक्षण दो मात्र 15 साल के लिए, संविधान पढ़ के लिखो। बाबा साहब ने कहा था आरक्षण दो, क्योंकि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। आप लोगों ने सूर्य उस पर अत्याचार किया, उनको सुधारने के लिए 15 साल उसको आरक्षण दे दो, 15 साल में अपने सुधर जाएगा। लेकिन राजनेता वोट बैंक बनाने के लिए बाबा साहब के बात को भी क्या कर दिया, ताक पर रख दिया और देखा कि आरक्षण देते रहेंगे, इन्हें बुर्बक और बुर्बक बनाते रहेंगे तो हम सत्ता पर आते रहेंगे। यही तो कर रहा है, यही करने के लिए तो महिलाओं को मिल रहा है। नीतीश कुमार ने दे दिया, आधे के लिए अब नहीं उचित है। नीतीश कुमार बिहार के लिए अब लायक नहीं रह गए हैं। शिक्षा व्यवस्था साफ तो उपटे हो गया। बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया है, बच्चा लाता है 450 नंबर, 400 नंबर, और जो गणित का प्रश्न पूछा गया तो वो सोल्व नहीं होता है। कुछ 100 में 100 नंबर आ रहा है, आ रहे हैं कुछ 400 से ऊपर वाले 500 को लेकर हमारे यहाँ पढ़ने आए हैं। उसके बाद करने का तौर तरीका से लगता है फर्स्ट डिवीजन वाला मुश्किल से होने के लायक है वो, लेकिन उतना नंबर 446 नंबर 42 नंबर आ रहा है। कैसे आ गया? सीधा है कि नंबर बढ़ाते फेल ना कर कोनो के, बच्चा खुश, गार्जियन खुश, अगला बार चुनाव में हम खुश। हाँ यही बात चल रही है। फिर हुआ कि अल्पसंख्यक आरक्षण किसे दिया जाता है, कि अल्पसंख्यक कौन होगा, तो जिसकी संख्या है उसे अल्पसंख्यक कहा जाए। एनजी रंगा पहला व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा में कहा था कि अल्पसंख्यक की पहचान आर्थिक आधार पर होनी चाहिए।
जाति के आधार पर यदि आप अल्पसंख्यक मान लेते हैं तो भविष्य में क्या करेगा, परेशानी करेगा। आप देखिए ना उसका टर्नओवर देखिए, उसकी प्रॉपर्टी देखिए, और प्रॉपर्टी जिसके पास नहीं, जाति कोई नहीं है, हर जाति में अल्पसंख्यक होना चाहिए, पिछड़ा होना चाहिए। देखिए उसका स्थिति खराब है, उसको सूची में डाल दीजिए, स्थिति सुधार जाए फिर वहां से क्या कर दीजिए। लेकिन हमारे देश में अल्पसंख्यक की पहचान जाति का आधार पर किया जा रहा है। हालांकि एनजी रंगा ने कहा अगर रियल में अल्पसंख्यक मानना है तो भारत के किसान को मान लो, और रियल में आरक्षण की जरूरत है, किसान को जरूरत है, क्योंकि सुबह से शाम तक सर्दी ठंडी गर्मी में कमर तोड़ मेहनत करता है। धूप तुम्हें लगती है इमामुनी, सर बड़ा रौद रहेगा, बड़ा गर्मी से परा सूख जाएगा, और जाकर के गाँव में तुमने किसान को देखो चिलचिलाती धूप में भी गेहूं काट रहा होगा, और उसी धूप में थ्रेसर वाला आएगा, माथा में अंगोछा बांधेगा और अपने गेहूं को दौनी करवाएगा, गलत कि सही, बोरा में कसकस को भूसा को लेके अपने घर में रखता है, और फिर भी अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं दे पा रहा है। देश के भगवान के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, कहेला पैसा नहीं है कि अच्छा विद्यालय में पढ़े। वो एनजी रंगा ने कहा इसे आरक्षण देने की जरूरत है। भीमराव अम्बेडकर ने सांप्रदायिकता का विरोध किया, उन्होंने कहा कि ठीक है आरक्षण यहाँ इस जाति पर दिया जाए, लेकिन उन्होंने जोर जोर से कई बार कहा इसको 15 साल के बाद क्या कर दीजिएगा। अगर वो जिंदा रहते तो गारंटी है कि 1965-70 के बाद आरक्षण क्या होता, नहीं रहता। अब बात हुआ कि भारत में व्यवस्था संघात्मक है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शक्ति को बांट दो। तो संविधान की 8वीं सूची में विषय को 3 भागों में बांटा गया है, जिसको संघ सूची या केंद्र सूची कहते हैं, दूसरा राज्य सूची जिसको प्रांतीय सूची भी कहते हैं, और तीसरा समवर्ती सूची। विषय को 3 भागों में बांटा गया। केंद्र सूची में 97 विषय है, अब कई बार 99 भी दे देता है। उसमें कानून बनाने का अधिकार पूरा पूरा किसको है, केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में 66 गो विषय है, कितना है, इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और समवर्ती सूची में पहले 52 था, अब 47 गो है। इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी है, राज्य सरकार को भी है। लेकिन अगर विवाद हो जाता है तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून क्या होगा, मान्य होगा। और अंतिम मुद्दा आया भाषा का, किसका, भाषा का। तो गांधी ने कहा था कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हम भाई हिंदुस्तानी है क्या, तो हिंदी प्लस उर्दू को मिलाकर जो भाषा बनेगा उसी को कहते हैं हिंदुस्तानी। तो गांधी का हिंदुस्तानी देखने कहा भाई, तमिलनाडु वाला कहा भाई तमिल होनी चाहिए, गुजराती वाला कहा गुर्जर होनी चाहिए, विवाद होने लगा। आजादी के समय भी देश का 40.2% लोग हिंदी बोलते थे। तो BR धुलेकर संविधान सभा के सदस्य थे, जिन्होंने कहा इस सभा में बैठे सभी भारतीय यदि देवनागरी लिपि नहीं जानते हैं और हिंदी भाषा को नहीं जानते हैं, उन्हें संविधान सभा छोड़कर चले जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें भारतीय कहने का अधिकार अगर हमसे मानो तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर देना चाहिए। बड़ा बुत्ता लड़ाई झगड़ा उठा पटकी, टेबल डेस्क तोड़ फोड़ सब शुरू हो गया, लेकिन अंततः RB धुलेकर का बात ही क्या हुआ, मान्य हुआ। सरकार ने प्रारंभ में कर दिया कि अगले 15 वर्षों तक, सब काम शुरू में 15 वर्ष के लिए हुआ, प्रयोग के लिए कि 15 वर्षों तक जौन राज्य जिस भाषा में काम करता वही काम में करे, लेकिन 15 वर्षों के अंदर सबको हिंदी जानने का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। देवनागरी लिपि में लिखा हिंदी को किया जाएगा। हाँ, राज्य सरकार चाहे तो अपने किसी क्षेत्रीय भाषा को दूसरा राजकीय भाषा का दर्जा दे सकता है। तो देवनागरी लिपि में लिखा हिंदी भारत की राज्य भाषा है, संस्कृत भारत का दूसरी राष्ट्रीय भाषा है। अलग अलग राज्य, बिहार में हिंदी सेकंड है, उर्दू अलग अलग लोग मना लेता है। नागालैंड ऐसा है जहां अंग्रेजी है, ये अपना निजी अधिकार सबको दिया गया है, लेकिन हिंदी को बढ़ावा देना हम सब भारतीयों का क्या है, फर्ज है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान समय में 465 अनुच्छेद 25 भाग और 12 अनुसूची हो गई, 65। 350 में हिंदी भारत की राजभाषा हो गया, ऐसा बात कहा गया है।
अब भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? 5 नंबर का प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो भारत के संविधान की पहली विशेषता है क्योंकि यह विश्व का सबसे लंबा बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। दूसरा, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य बनाया गया है। तीसरा, संविधान के द्वारा भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। जनता को शुरू में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे और वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। शुरू में 8 मौलिक कर्तव्य थे, 10 मौलिक कर्तव्य थे और मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। भारत का संविधान लचीला है क्योंकि समय के अनुसार अनुच्छेद 368 के द्वारा इसमें समय समय पर क्या होते हैं? वयस्क मताधिकार है। हर 18 वर्ष या उससे ऊपर के नागरिक को वोट देने का अधिकार है। हालांकि पहले वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 21 वर्ष थी। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा कम करके 18 वर्ष कर दिया गया राजीव गांधी के काल में। यहाँ न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है और भारत को एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया गया है संविधान के द्वारा। तो ये पढ़ना है, लेकिन बहुत बातों को मैं दबाया हूं क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में जैसे 1965 से हिंदी को बनते 1963 में एक राजभाषा अधिनियम बना। उस राजभाषा अधिनियम के द्वारा आपको हिंदी को राज्यभाषा का दर्जा दिया गया। तो अब जो भी चलेगा पाठ नंबर 1 से लेकर पाठ नंबर 9 तक पॉलिटिकल साइंस में पूरे संविधान से जुड़ा हुआ, राष्ट्रपति, उसके अधिकार कार्य, राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां, सबके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे।